हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम लेकिन इकोसिस्टम का टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे। नंबर 1, इकोलॉजी। Ecology. What is ecology? Ecology is the study of interrelationship between the organisms and their environment. Organisms की आपस में और उनकी अपनी environment के साथ जो interactions होती हैं उनकी study को हम क्या बोलते हैं? That is called as ecology. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट बदलती है, फिजिकल कंडीशंस बदलती है, तो उनका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है, एंड वाइस वर्सा। यानी हम जब लिव कर रहे हैं तो हमारी बॉडी से वेरियस वेस्ट मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, इन दी फॉर्म ऑफ स्वेट, ये चीजें जो हैं वो हमारी बॉडी से रिलीज होती है। और बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टू परफॉर्म ऑल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वी नीड न्यूट्रिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। वो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं और वेस्ट मटेरियल इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो ये जो आपस में ऑर्गेनिज्म का आपस में यानी ह्यूमन बीइंग का दूसरी पॉपुलेशंस के साथ कैसी इंटरेक्शंस हैं, किसी के लिए हम प्रेडेटर हैं, किसी के लिए हम प्रे हैं, यानी किसी को हम कैप्चर करते हैं, किल करते हैं, और किसी के लिए हम शिकार हैं। तो ये डिफरेंट काइंड की जो इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स एंड इन बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, इनकी स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। Then next term is ecosystem. तो इकोसिस्टम क्या आता है? देखो, इकोसिस्टम जो है आप ये कह सकते हैं कि इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम resulting from interactions between the living things and non-living factors. ये क्या है? इकोसिस्टम क्या है? इट इज द इंटीग्रेटेड सिस्टम। इकोसिस्टम इज द इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम ये किस्म का इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कैसे बना? रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, interactions between organisms and their environment, or interactions of living and non-living things, तो इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं एनी यूनिट, any segment of nature where the organisms interact with each other and with their environment. तो ऐसी नेचर की सेगमेंट को जहां ऑर्गेनिज्म आपस में और अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट सेगमेंट ऑफ नेचर इज नोन एज इकोसिस्टम। जो टर्म इकोसिस्टम थी वो A.G. टेंसले ने दी थी। इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी? A.G. टेंसले। A.G. टेंसले
ठीक है। और पहले इसको बायोकोइनोसिस बोला जाता था, बायोकोइनोसिस। बायोकोइनोसिस ये इकोसिस्टम के लिए अल्टरनेटिव टर्म थी। ओडम जो कि एक बड़ा फेमस इकोलॉजिस्ट हुआ है, तो उसने ये कहा था कि इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। किसने कहा? ओडम ने, वन ऑफ द फेमस इकोलॉजिस्ट, जिसने ये मतलब सेइंग थी उसकी, ये बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है इकोसिस्टम किसी भी अगर हम इकोलॉजी के अंदर बात करें। नेक्स्ट आते हैं, अगला है इसके बाद कि इकोसिस्टम की डिफरेंट टाइप्स या इकोसिस्टम की डिफरेंट एग्जांपल्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन, इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, परमानेंट एंड मैन मेड और टेम्परेरी। परमानेंट इकोसिस्टम एंड टेम्परेरी इकोसिस्टम्स। ठीक है, परमानेंट इकोसिस्टम्स एंड टेम्परेरी इकोसिस्टम। परमानेंट को नेचुरल भी कह सकते हैं, नेचुरल। ठीक है, परमानेंट और नेचुरल इकोसिस्टम। और टेम्परेरी को हम एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं नेचुरल इकोसिस्टम की, जैसे कोई पॉन्ड है, लेक है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, ठीक है, ग्रासलैंड एरिया है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये इसके हैं एग्जाम्पल हैं परमानेंट इकोसिस्टम के। तो फॉरेस्ट एरिया है, पॉन्ड है, देन लेक है, ठीक है, ये सारे। और आर्टिफिशियल और टेम्परेरी और मैन मेड इकोसिस्टम में एग्जांपल देना चाहिए तो जैसे एक्वेरियम की एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ये एक मैन मेड इकोसिस्टम है और टेम्परेरी इकोसिस्टम है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जिसमें कि हम नेचुरल इकोसिस्टम को अगर डेफिनेशन देनी हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल दोज इकोसिस्टम विच आर नेचुरली फॉर्म्ड एंड द इंटरफेरेंस ऑफ मैनकाइंड इज मिनिमम और ऑलमोस्ट निल। यानी ऐसे इकोसिस्टम जिसमें कि जो मेजर इंटरफेरेंस है वो ह्यूमन बीइंग की नहीं है, एंड दे आर फॉर्म्ड नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे इकोसिस्टम को हम नेचुरल इकोसिस्टम बोल देते हैं। और जो इकोसिस्टम जो है जिनको फॉर्म करने में ह्यूमन बीइंग का रोल है और विच आर फॉर्म्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ और बाय द कॉशियस एफर्ट्स परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग, ऐसे इकोसिस्टम को हम बोलते हैं टेम्परेरी और मैन मेड और आर्टिफिशियल और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो आगे फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हमने बायोम्स के टॉपिक में भी पहले पढ़ा है कि नेचुरल में आगे फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? तो अगर नेचुरल इकोसिस्टम पानी के अंदर है तो उसको बोलेंगे एक्वेटिक, अगर लैंड पर है तो टेरेस्ट्रियल एक टाइप, और दूसरी टाइप आ गया एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम, एक्वेटिक। ठीक है,
अब टेरेस्ट्रियल में भी कई टाइप्स हैं, फिर एग्जांपल्स हैं, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट की भी फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी, ग्रासलैंड की डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लार्जर इकोसिस्टम्स आर नोन एज बायोम्स। और बायोम्स में फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, उसके अंदर जो है कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स आएंगे। फिर ग्रासलैंड में भी डिफरेंट टाइप्स के ग्रासलैंड एरियाज आएंगे। डेजर्ट में हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट आ जाएंगे, तो ये इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल टाइप के ही हैं सारे। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एंड मैरीन दो तरह के आ जाएंगे। इसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेरीन वाटर इकोसिस्टम, मेरीन वाटर इकोसिस्टम्स। ठीक है, ठीक। तो ये डिफरेंट है। फ्रेश वाटर में फिर पॉन्ड्स हैं, इसके अंदर लेक्स हैं, और मेरीन में ओपन सी है, ओशंस हैं, कोस्टल एरियाज, एस्टुरीज वगैरह ये आएंगे। तो ये हमने बात की थी ऑलरेडी, इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अब आगे आते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अच्छा एक और चीज है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, अगर हम साइज के बेसिस के ऊपर बात करें तो इकोसिस्टम मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो और मेगा इकोसिस्टम्स, जिसमें एग्जांपल देंगे लार्ज फॉरेस्ट एरिया या ओशंस, ये एग्जांपल आ गए। और दूसरे होते हैं नैनो इकोसिस्टम। देखो छोटी एक रेन वाटर ड्रॉप, तो आप कह सकते हो वाटर ड्रॉप, ये एक नैनो इकोसिस्टम की एग्जांपल है। यानी एक छोटे से छोटे इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो वो एक रेन वाटर ड्रॉप हो सकती है। और लार्जेस्ट इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें हम ओशंस की, फॉरेस्ट की बात करेंगे। और ये जो बड़े साइज के इकोसिस्टम्स होते हैं, ये इनको हम बायोम्स कह देते हैं। दूसरी चीज आती है कि बायोस्फीयर टर्म हम सबने सुनी होगी। बायोस्फीयर, ऑल द एरियाज वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर इज कंसिडर्ड एज ग्लोबल इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जनरल बात होगी। पहले इकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। रेटर ने दी थी वैसे ये डेफिनेशन। फिर इकोसिस्टम क्या है? तो मैंने क्या बोला है, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शंस of living and non-living things, or it is the segment of nature where the organisms interact with each other and with their environment। और टर्म इकोसिस्टम A.G. टेंसले ने दी थी, और बायोकोनियोसिस भी इसको बोला जाता है, और ओडम ने इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी का नाम दिया। अब हम फिर टाइप्स की बात होगी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की अगर हमने बात करनी हो तो उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू ओडम देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। नंबर वन, बायोटिक कंपोनेंट and number two, abiotic components of ecosystem। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में अगर हम देखेंगे तो बायोटिक मींस लिविंग,
और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एक तो देखो मैंने क्या बोला था कि लिविंग थिंग्स में आपस में इंटरेक्शन और लिविंग थिंग्स की उनकी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए एबायोटिक फैक्टर्स इकोसिस्टम के, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या हो गए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये जो बायोटिक फैक्टर्स भी हैं इसमें आगे अगर हम बात करेंगे तो इनकी भी दो कैटेगरीज आ गई, मेजर कैटेगरीज दो हैं इनकी। एक होंगे which perform the function of photosynthesis, which perform the function of photosynthesis। तो उनको हम बोलेंगे कि ये ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट हैं, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक में भी ऑटोट्रॉफिक, जो फूड मटेरियल सिंथेसाइज करेंगे बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, तो उनको बोलेंगे कि ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट। और दूसरे होंगे विच आर नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं इनमें क्या कुछ आता है। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स के अंदर अगर हम एग्जांपल्स दें ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स की, तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स these include green alga, इनके अंदर ग्रीन एल्गा आएंगे। फिर इनके अंदर जो है हम बात करेंगे तो इनके अंदर जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आएंगे, साइनोबैक्टीरिया आएंगे। ग्रीन एल्गा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, देन साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गा, देन हायर प्लांट्स यानी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी एल्गा के अलावा बाकी सारे वो भी आ जाएंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं all they are included under the autotrophic components of ecosystem। और क्योंकि ये रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन को कन्वर्ट करवाते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इसको ये कन्वर्ट करवाते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। ठीक है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करवा रहे हैं इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। इन्हें हम प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं। और प्रोड्यूसर जो हैं दीज फॉर्म द प्राइमरी बेसिस ऑफ लाइफ बिकॉज दीज आर द सोर्स ऑफ इनिशियल सोर्स ऑफ फूड। सबसे पहले जो रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करवाते हैं, सन की एनर्जी को कन्वर्ट करवाते हैं फूड में, वो क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ये ग्रीन प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो जो फूड के प्राइमरी सोर्स है, यानी सबसे शुरुआत में जो फूड की मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे पहले क्या आगे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करके जो एनर्जी है, जस्ट ए मिनट, ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन करवा के विद द वाटर ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और एनर्जी ये फॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसको फॉर्म करने का ये काम करते हैं। तो क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहले एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी को, रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करवा रहे हैं इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए इनको हम प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंस एक बहुत बड़ी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक किस्म का बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं बिटवीन दी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन दी नेचर। तो नेचर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में बैलेंस बनाए रखने का काम करते हैं। दूसरे आगे हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। अब ये जो हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं ये कई हैं। हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में यानी वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं which cannot synthesize their food material or which cannot perform the phenomenon of photosynthesis, but they consume the food material which is prepared by the autotrophic components or which is prepared by the producers। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि these are called as heterotrophic components जो हैं, these consume either ready-made organic food material which is prepared by the producers, or they decompose the complex organic food material or complex organic components by acting upon the waste material produced by the organism or on the dead bodies of organisms or biotic components of the ecosystem। तो ये क्या करते हैं, ये फूड बना नहीं रहे, या तो ये जिंदा रहने के लिए रेडीमेड प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, या फिर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करके उसको डीकंपोज ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से इनको हम क्या बोलेंगे कि दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जो होते हैं इनको प्रोड्यूसर्स ना बोल के हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स। अब ये जो कंज्यूमर्स हैं इनकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं फिर, और इसमें क्या आ जाते हैं, एक मैक्रो कंज्यूमर्स, हेटेरोट्रॉफिक में एक मैक्रो कंज्यूमर्स, और एक आ जाते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स, एक मैक्रो कंज्यूमर्स और एक माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स किनको बोलेंगे, दीज इंक्लूड दोज एनिमल्स विच ईट और इंजेस्ट द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो एनिमल इसके अंदर आते हैं जो डायरेक्टली या तो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं या उनके प्रोडक्ट्स को, या फिर वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने का काम करते हैं। ठीक है, और इनके फिर डिफरेंट सब टाइप्स हो जाती हैं मैक्रो कंज्यूमर्स की। सबसे पहले आते हैं जो इमीडिएटली प्लांट्स को खाएं। ये मान लो कोई प्लांट है, तो जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाएं उन्हें हम प्लांट्स तो हो गए प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये सन की लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करवा रहे हैं इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड मटेरियल, तो ये प्रोड्यूसर है। अब इनको जो खाएंगे वो हो गए कंज्यूमर। लेकिन जो प्लांट को डायरेक्टली फीड करते हैं उनको हम फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर या हर्बीवोर बोलेंगे। हर्बीवोर, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर और कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।
ठीक है। अब जो इनको खाएंगे हर्बीवोर्स को, उन्हें हम बोलेंगे कार्निवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स। लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर के कार्निवोर्स होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के कार्निवोर, फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर, फ्लैश ईटर्स। लेकिन वो किसको खा रहे हैं? हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, इसलिए वो पहले ऑर्डर वाले कार्निवोर्स हैं। अब मैं इनमें एग्जांपल दूं अगर हर्बीवोर्स में, तो जैसे रैबिट है, इसके अंदर कैटल हैं, शीप, गोट, ग्रास हॉपर, ये आ जाएंगे। और इनको खाने वाले यानी कि प्राइमरी कार्निवोर या फर्स्ट ऑर्डर के जो कार्निवोर्स हैं, प्राइमरी कार्निवोर या फर्स्ट ऑर्डर के कार्निवोर, या कंज्यूमर अगर लिखना है तो ये सेकंड ऑर्डर के कंज्यूमर, कंज्यूमर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इसमें एग्जांपल किसको दोगे? तो शीप या गोट को खाने वाला यानी कि प्रेडेटरी एनिमल्स की हम बात करेंगे तो इसमें फॉक्स की बात आ जाएगी, इसमें जो है आप जो है वाइल्ड डॉग्स की बात कर सकते हैं, वो आ जाएंगे। और छोटे एनिमल्स की बात करेंगे तो प्रेडेटरी बर्ड्स आ जाएंगी, वाइल्ड कैट्स आ जाएंगी, स्नेक्स आ जाएंगे, इवन फ्रॉग्स, टोड्स, ये आ जाएंगे। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं या फर्स्ट ऑर्डर के कार्निवोर्स हैं। अब इनको खाने वाले वो क्या हो जाएंगे? तो उन्हें बोलेंगे हम टर्शरी कंज्यूमर्स या कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड, ठीक है। इनको खाने वाले क्या होंगे? टर्शरी, टर्शरी ये हो गए कंज्यूमर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, और सेकेंडरी कंज्यूमर तो ये हो गए टर्शरी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ये टर्शरी हैं, और कार्निवोर की बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर के कार्निवोर, ठीक है। और इनको आगे खाने वाले क्वार्टनरी कंज्यूमर हो गए या थर्ड ऑर्डर के कार्निवोर्स, या इनको हम टॉप कार्निवोर्स भी कह सकते हैं, जिसमें लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनको कि आगे कोई और प्रेडेटर जो है प्रे नहीं करता, तो ऐसे जो है वो टॉप कार्निवोर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ मैक्रो कंज्यूमर्स के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में ये कौन से आगे? मैक्रो कंज्यूमर्स। तो मैक्रो कंज्यूमर्स की ये डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, और टॉप कार्निवोर्स, या हर्बीवोर्स, और फिर कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से। आगे आते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स के बारे में। माइक्रो कंज्यूमर्स क्या हैं? These are those small sized organisms which feed upon the dead and decaying organic matter. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग मटेरियल्स के ऊपर, वेस्ट मटेरियल्स के ऊपर, फीकल मैटर ऑफ एनिमल्स उसके ऊपर, फिर फॉलन ट्विग्स हैं, फॉलन लीव्स हैं, उनके ऊपर जो फीड करते हैं, और उस वेस्ट मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज ऑफ करवाते हैं, ऐसे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। वो क्या आ जाएंगे? माइक्रो कंज्यूमर्स। और उनको दूसरा नाम देते हैं डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपनी लाइफ के दौरान डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नेचर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और जब उनकी डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडीज के ऊपर ये डीकंपोजर्स एक्ट करके वापस उन न्यूट्रिएंट्स को सिस्टम में लेके आते हैं, क्योंकि ये फिर से जो है रिप्लेनिशमेंट करते हैं न्यूट्रिएंट्स की इन द नेचर और इन द इकोसिस्टम। हेंस दे आर कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर्स। इनको हम रिड्यूसर्स भी कह देते हैं, रिड्यूसर्स, क्योंकि ये रिड्यूस करते हैं, वापस जो है न्यूट्रिएंट्स को लाते हैं। इसलिए माइक्रो कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स आर आल्सो नोन एज रिड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में चेंज करवा रहे हैं, यानी लाइट एनर्जी ऑफ सन को केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में।
इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, उन्हें हम ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर्स आर आल्सो नोन एज ट्रांसड्यूसर्स एंड डीकंपोजर्स आर आल्सो नोन एज रिड्यूसर्स। तो इसमें कौन से आने हैं, एग्जांपल अगर देनी हो तो फंजाई आ जाएंगे, इसमें प्रोटोजोआ आ जाएंगे, इसके अंदर कई किस्म के बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो उनकी हम एग्जांपल इसके अंदर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हुए इकोसिस्टम के। अब इसके बाद आएंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।